Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start basic terms in accounting for class 11, the third part of this video. Already इस चैप्टर पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर ऑलरेडी मेरे दो पार्ट आ रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाके प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट, फॉर क्लास 11th एंड चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेसिक accounting terms, right? So let's start it. Let's begin without wasting the time. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंस. एक्सपेंस के बाद एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड सो ऑन. तो अभी हम बात करते हैं एक्सपेंस की. एक्सपेंस क्या होता है? जो भी बिजनेस के द्वारा कॉस्ट इनकर किया जाता है किसी भी रिवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, राइट? तो राइट इट डाउन. कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग revenue are known as expenses. For example, rent, wages, salaries and interest, etc. Right? Now moving to the next one, that is the topic is basic term is expenditure. तो expenditure देखते हैं. expenditure में क्या करना है हमें? expenditure मतलब कि वो अमाउंट, वो मनी जो आप स्पेंड कर रहे हो या किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई लाइबिलिटी इनकर हो रही है, या किसी गुड्स को या सर्विस को एक्वायर करने के लिए कोई लाइबिलिटी इनकर हो रही है, आप कोई मनी स्पेंड कर रहे हो, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट? तो हम लिखेंगे स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग a liability for acquiring assets, goods or services is called expenditure. राइट? एक्सपेंडिचर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. एक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर रिसीव होता है उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे आपने रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, सो इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव विद इन अ ईयर, राइट? और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव मोर देन 1 ईयर, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे कि मशीनरी को परचेज करना. तो इसमें आप आगे लिखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इफ द benefit of expenditure, if the benefit of
expenditure received is received within a year it is called revenue expenditure। मतलब जो रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार जैसे कि रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे रेंट एंड इंटरेस्ट एट्सेट्रा। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इफ द बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो आपको बेनिफिट रिसीव हुआ वो मोर देन 1 ईयर हुआ, राइट। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि आप रोज़ तो खरीदेंगे नहीं, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो परचेज ऑफ मशीनरी। आई होप आपको एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसको कैसे क्लासीफाई किया गया, क्या नाम से क्लासीफाई किया गया और उसका मतलब क्या है, राइट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज़ रेवेन्यू। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा बेसिक टर्म, वो होगा हमारा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है, पहले हम रेवेन्यू का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो रिसीव्ड होता है एंटरप्राइज के द्वारा या रिसीवेबल होता है उसकी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, ठीक है, और या फिर फ्रॉम द यूज़ ऑफ एंटिटी रिसोर्सेज बाय अदर। तो इसमें आप नोट डाउन करिएगा, इसमें हम लिखेंगे रेवेन्यू इज़ द अमाउंट received or receivable by the enterprise from its operating activities and from the use of entity resources by others, राइट। तो इस तरीके से हम रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। अब इनकम क्या होता है, इनकम एक वाइडर टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम। इनकम क्या है, इनकम एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है। इनकम का मतलब होता है कि हमारे एंटरप्राइज की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनकम में हम लिखेंगे इनकम इज अ wider term which includes profit also income means increase in the wealth of the
enterprise over a period of time, over a period of time. तो इनकम एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है. इनकम जो होती है वो हमारे वेल्थ को भी इंक्रीज करती है एंटरप्राइज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट मतलब कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, राइट. तो हम क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. तो मैं इसको लिख देती हूँ, आप इसको साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहिएगा. इससे आपकी नोट मेकिंग भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट. चलिए, प्रॉफिट में हम लिखेंगे द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड expenses during an accounting year is profit, right. और फॉर्मूले में क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ये हमारा फॉर्मूला होगा, राइट. तो इनकम और प्रॉफिट ये सब आपको क्लियर हो गया अच्छे से. अभी हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगा हमारा गेन. गेन क्या होता है वो देखते हैं. लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि गेन है क्या. गेन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है जो भी आपके ट्रांजैक्शन से इवेंट को होता है, विच इज़ मेनली इंसिडेंटल टू द बिजनेस. जैसे फिक्स एसेट्स को सेल करने पर या आपकी एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है तो होता है, ठीक है. तो गेन में हम लिखेंगे अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट from events or transactions incidental to business such as sale of fixed assets, appreciation in the value of an assets, etc. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. गेन के बाद अब हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ लॉस. लॉस क्या होता है? एक्सपेंस में से अगर हम रेवेन्यू को माइनस कर दें तो वो हमारा लॉस होता है. तो हम लिखेंगे द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड over its related revenue is termed as loss. और हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू. मतलब एक्सपेंस में से यदि रेवेन्यू को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या हो जाएगा? हमें लॉस का पता लग जाएगा, राइट. आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा. अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है गुड्स. गुड्स क्या होते हैं?
अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो वो प्रोडक्ट जो कि आपके बिज़नेस में डील किया जाता है, वो आइटम जो कि आप रीसेल कर रहे हो, इसीलिए आपने परचेज़ किया उसको, आपका पर्पस उसको रीसेल करने का है, ना कि उसको बिज़नेस में फर्दर यूज़ करने का, तो उसे हम गुड्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे द प्रोडक्ट्स in which the product in which the business deal in, जिनमें बिजनेस डील किया जाता है, या फिर द आइटम्स दैट आर परचेज्ड, आइटम दैट आर परचेज्ड for the purpose of resale and not for use in the business, used in the business, are called goods, right? सो गुड्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो कि बिज़नेस उनके साथ डील करता है, और वो आइटम जो कि परचेज़ किए जाते हैं, और परचेज़ करने के बाद आपका पर्पस उसको रीसेल करने का होता है, ना कि उसको यूज़ करने का होता है, तो उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है परचेज़। परचेज़ क्या होती है? परचेज़ वो टर्म होती है जो यूज़ की जाती है जब आप गुड्स को प्रिक्योर कर रहे हो, ला रहे हो बिजनेस में रीसेल करने के लिए। अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें जो परचेज़ किया जा रहा है फाइनल गुड्स को, या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि रॉ मटेरियल को परचेज़ कर रहा है ताकि फर्दर प्रोडक्शन कर सके, तो यहाँ पे परचेज़ कैश परचेज़ भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज़ भी हो सकती है। यदि आपने कोई चीज़ खरीदी और बदले में कैश दी तो वो कैश परचेज़ होगी, और अगर आपने कोई चीज़ खरीदी लेकिन आपने कैश नहीं दी, फ्यूचर में आपने प्रॉमिस किया उसको पे करने का, तो वो क्रेडिट परचेज़ होता है, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? द टर्म परचेजेस is used only for the goods procured by a business for resale in case of ट्रेडिंग कंसर्न। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड बोलूँ, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको आगे लिख के देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लिखेंगे इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, इफ इट परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, राइट? तो वो क्या करेगा? वो फाइनल गुड्स को जो है वो परचेज करेगा। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उस केस में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में इट इज़ परचेज्ड ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? ऑफ रॉ मटेरियल्स। और जो परचेज होती है वो कैसे होती है? कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, राइट? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। यदि मैं परचेज कर रही हूँ और पेमेंट कैश में कर रही हूँ तो वो कैश परचेज होगा। यदि मैं परचेज़ कर रही हूँ और मैं कैश में पेमेंट नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर में पेमेंट करूँगी, तो वो मेरी क्रेडिट परचेज़ होगी, राइट? चलिए, अगर परचेज़ रिटर्न है तो क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि जो भी मैंने परचेज़ किया अब मैं उसको वापस कर रही हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परचेज़ रिटर्न, राइट? तो परचेज़ रिटर्न, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दिस इज़ नोन एज परचेज़ रिटर्न। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन गुड्स are returned to the suppliers, these are known as
these are known as purchase return. Purchase return, राइट। अभी सेल क्या होता है? सेल वो टोटल रेवेन्यू होती है जो कि आपने गुड्स को बेचने से कमाई या सर्विस देने से कस्टमर्स को। सेल भी कैश में हो सकती है, क्रेडिट में हो सकती है, तो हम लिखेंगे सेल्स में लिखिएगा। सेल्स में हमें लिखना है सेल्स आर दी टोटल रेवेन्यू। सेल्स आर दी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम goods sold, from goods sold or service provided or service provided to customers. कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल क्या होता है? हमने गुड्स को बेचा और हमें कैश रिसीव हो गया तो वो हमारा कैश सेल हो गया। और क्रेडिट सेल क्या होता है? हमने गुड्स को बेचा लेकिन हमें कैश नहीं मिला, बाद में हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा तो वो हमारा क्रेडिट सेल होता है, राइट। जिस तरीके से परचेज के बाद परचेज रिटर्न होता है उसी तरीके से सेल के बाद क्या हो सकता है? सेल रिटर्न भी हो सकता है। तो सेल रिटर्न क्या होता है? जो भी हमने गुड्स बेचे और किसी कारण से वो गुड्स हमारे पास वापस आ गए तो वो हमारे सेल रिटर्न होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें goods sold to customer, goods sold to customer, right, goods sold to customer and return to business, return to business due to variation in size, due to variation in size, specification, specification, quality, etc. are called सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो भी हमने कस्टमर को गुड्स बेचे तो वो गुड्स वापस आ गए, बिजनेस में रिटर्न हो गए, कारण कुछ भी हो सकता है, साइज़ में चेंज होना या जो भी उसने कहा उस स्पेसिफिकेशन में ना होना या क्वालिटी में चेंज होना। तो इन सब रीज़नों की वजह से वो गुड्स अगर वापस आ जाते हैं तो उन्हें हम सेल रिटर्न कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है? वो गुड्स जो बिजनेस में अवेलेबल हैं सेल के लिए एक पर्टिकुलर डेट पर, उसे हम स्टॉक कहते हैं। The goods available with the business, the goods available with the business for sale on a particular date, on a particular date is known as stock, right? सो स्टॉक क्या होता है? वो गुड्स जो अवेलेबल हैं बिजनेस के लिए, हम उसको सेल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेल कर रहे हैं हम उसको, पर्टिकुलर बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे डेटर। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर वो पर्सन या वो एंटिटी होते हैं जिनसे हमने गुड सर्विसेज बेची हैं क्रेडिट में, अब उनसे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे डेटर्स आर पर्सन, डेटर आर पर्सन and or and other entities
to whom business has sold goods and services on credit and amount has not been received yet. These are the assets of the business. These are the assets of the business. यानी कि डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने, हमने उधार गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज दी हैं. Debtor are the person or other entities to whom business has sold goods or services on credit and still he doesn't received any amount. So that person is known as debtor. Now moving to the next, that is creditor. तो creditor का भी देखते हैं. Creditor कौन होते हैं, राइट? क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जब बिजनेस गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट में परचेज करता है और स्टिल अमाउंट पे नहीं करता उस पर्सन को या उस एंटिटी को, तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं और वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं. तो हम लिखेंगे इफ़ द बिजनेस बाय गुड्स सर्विसेज on credit and amount is still to be paid to the persons and or other entities. These are called creditors. These are liabilities for the business. तो ये हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाउचर. तो वाउचर देखिएगा, जो नया टर्म है हमारा वाउचर. वाउचर वो डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सपोर्ट करता है हमारे ट्रांजैक्शन को, उसे हम वाउचर कहते हैं, राइट? तो हम लिखेंगे द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस in support of a transaction is known as voucher. For example, if we buy goods for cash, we get
cash memo. If we buy goods on credit, we get an invoice. When we make a payment, we get a receipt. तो बेसिकली ये वाउचर होता है. वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो हमारे ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, उसे वाउचर बोलते हैं. यदि हम कोई गुड्स परचेज़ करते हैं कैश में तो वो उसके लिए हमें कैश मेमो चाहिए होता है. यदि हम गुड्स परचेज़ करते हैं क्रेडिट में तो हमें इनवॉइस चाहिए होता है. और जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है. राइट. तो ये हमारा एक तरह का एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट. डिस्काउंट का क्या मतलब है? बेसिकली डिस्काउंट वो रिबेट होता है जो सेलर को दिया जाता है, सेलर के द्वारा दिया जाता है बायर को. उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द seller to the buyer. और इसको दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, इस डिस्काउंट का क्या मतलब है, तो वो देखिएगा. दी पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड मतलब रिक्वेस्ट, परसुएड द बायर to buy more goods, to buy more goods. It is offered at an agreed percentage of list price at the time of selling of goods. बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बल्क क्वांटिटी में जब आप परचेज करते हो किसी गुड्स को तो मिलता है आपको. तो यहाँ पे जो पर्पस होता है इस डिस्काउंट का वो ये होता है कि परसुएड करना बायर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीदें. और एक एग्रीड परसेंटेज पर यूनिट के हिसाब से गुड्स को दिया जाता है. बट इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है. ये डिस्काउंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ आपके कैश मेमो या इनवॉइस में से डिडक्ट होता है. और कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट is to encourage the debtors to pay the due promptly. इसमें मतलब ये होता है कि आपको जो कैश की पेमेंट है अर्ली रिसीव हो जाए. तो अगर कैश ईगरली जल्दी से अगर आपको मिल जाए, जैसे किसी ने गुड्स परचेज करे और आप जल्दी चाहते हो कि कैश में पेमेंट हो जाए, टाइम ना लगे, डिले ना हो, तो उस टाइम पर ये होता है कि ईगरली पेमेंट रिसीव होने के लिए आप कैश में डिस्काउंट दे देते हो. लेकिन इस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है.
बेसिकली डिस्काउंट एक रिबेट है जो कि सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, जबकि कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। कैश तुरंत कैश में पेमेंट जल्दी हो जाए उसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं, वो कैश में ही होती है। और ट्रेड डिस्काउंट कैश में नहीं बल्कि पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है। बल्क क्वांटिटी में जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो हर यूनिट पर यूनिट आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन उसमें आप कोई जर्नल एंट्री नहीं करते, सीधे सीधे आप इनवॉइस या कैश मेमो में से उतना डिस्काउंट अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्काउंट। उसके बाद है हमारा बैड डेट। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट इज द अमाउंट owed to business that is written off because it has become irrecoverable। मतलब हमें किसी डेटर से पैसा लेना था, वो पैसा हमें नहीं मिला, तो वो बैड डेट वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को आउट था और उसको रिटर्न ऑफ किया गया क्योंकि अब वो रिकवरेबल नहीं होगा। और ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल एक तरह का वो टाइम है, इट इज़ द टाइम between the acquisition of asset and its conversion into cash। and cash equivalent। बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होती है, वो टाइम होता है जो कि आपने गुड्स को एक्विजिशन किया है, यानी कि एक्वायर किया, परचेज़ किया है और उसको कैश में कन्वर्ट करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।